नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और इसके लिए सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो चलेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले उस बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसका इंतजार शायद सभी को रहा है। क्योंकि राजनीतिक लिहाज से क्या उठापटक हो रही है, उपचुनाव के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है, वो अब हर दर्शक देखना और समझना चाहता है। बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। सीएम हाउस में वे सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हाउस से बीजेपी दफ्तर वे रवाना होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों का सम्मान होगा, नए सदस्यों का सम्मान समारोह है। उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन आज होने वाला है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से जब वापस लौटे हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की उनसे मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली दौरे के दौरान किन किन नेताओं से मुलाकात हुई, किस तरह की बातचीत हुई, इसके अलावा संगठनात्मक तौर पर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, अब जो सूची जारी होनी है उसको लेकर क्या बातचीत है, ये तमाम चीजें इन मुलाकातों में तय होती हुई नजर आ सकती हैं। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। तो इस मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि तत्कालीन सरकारों ने सीबीआई जैसी संस्था का किस प्रकार दुरुपयोग किया, राजनीतिक दुरुपयोग किया। आज हाईकोर्ट ने सभी जिनको आरोपित बनाया था उन सबको बरी कर दिया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बार आदेश के बाद कि वहाँ राम मंदिर था, इस फैसले का यही हसर होना था। पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। संभावना यही थी, क्योंकि जिस तरीके से झूठ की बुनियाद पर यह केस लगाया गया था, उससे यही इसका हश्र यही होना था। सर, कांग्रेस संवैधानिक तौर पर ये फैसला कहीं ना कहीं गलत कर रही है। स्पेशल कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान ही नहीं दिया। दुनिया में भारत के न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बहुत है। हमने आतंकवादियों को भी रात को 2 बजे दरवाजा खोलकर सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी बात सुनी है। तो ये हमारे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है सारी दुनिया के अंदर। पर कांग्रेस ने हमेशा इन सब संस्थाओं का दुरुपयोग किया। तो सुन रहे थे आप। हालांकि उन्होंने इस उपचुनाव के लिहाज से या फिर मुलाकातों के लिहाज से बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज जो सुप्रीम फैसला आया है उसको लेकर अपनी टिप्पणी दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात आज सीएम से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन इससे इतर उस मसले को लेकर भी कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथ लिया जिसका इंतजार लंबे समय से था। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, क्योंकि आज का जो बड़ा विषय है वो बाबरी केस में जो फैसला आया है वो भी कहीं ना कहीं एक है, और उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की बात कह रहे थे। और बड़ी बात ये भी है कि आज का दरअसल जो मुख्य कार्यक्रम है वो ये है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय टीम बनी है, नई राष्ट्रीय टीम बनी है, उस राष्ट्रीय टीम में जिन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश से जगह मिली है, मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभवतः अभी इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बात हम दरअसल कह रहे थे कि आज का जो कार्यक्रम है, उन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का जो सम्मान समारोह है वो आज बीजेपी में रखा गया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दोबारा से मिली है। साथ ही साथ में लाल सिंह आर को एक बार फिर से लाल सिंह आर को एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश ध्रुवे को भी जगह मिली है और सुधीर गुप्ता को भी सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो उन सभी का जो सम्मान समारोह है वो यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज रखा गया है और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी बीच में ये माना जा रहा है, क्योंकि अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के बाद में अब रणनीतियां और ज्यादा तेज और धार देने वाली हो जाएंगी, क्योंकि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं करो या मरो का उपचुनाव है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे थे आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंच चुके हैं, लाल सिंह आर पहुंच चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि सभी नेता एक साथ बैठेंगे और वहाँ पर जो उपचुनाव के लिहाज से रणनीति है वो बनेगी।
क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अधिकृत तौर पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नाम अनाउंस नहीं किए बिल्कुल, हैं। लेकिन शरद, हालांकि इसी अनौपचारिक मसले तौर पर से ये अगर मालूम चर्चा है- की जाए, इसी को अगर थोड़ा विस्तार से समझा जाए, तो क्या ये भी उपचुनाव के लिहाज से ही एक बड़ी कवायद मानी जा सकती है कि इन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान कर इनके कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज कर दिया जाए कि हम सब एक हैं और एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे, तो फिर उसी उत्साह और उमंग के साथ तमाम कार्यकर्ता पार्टी के लिए उन सीटों को जिताने में जुटे रहें? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस वर्ग से भी जो शामिल पदाधिकारी किए जाते हैं, फिर एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होती है कि उस समाज में ये मैसेज दिया जाए, उनके समर्थकों में मैसेज दिया जाए और उस इलाके में भी मैसेज दिया जाए कि संगठन की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका मान सम्मान किया गया है और वो खुद भी पदाधिकारी जब पार्टी के लिए वहां जाए इलाके में प्रचार प्रसार करें, तो फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी को या पार्टी को फायदा हो, तो निश्चित ये रणनीति हो सकती है। और एक नियुक्ति दरअसल इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों में जो हुई है, 4 नेताओं को जगह मिली, उनमें से लाल सिंह आर की जो नियुक्ति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। ग्वालियर चंबल इलाके से पहले किसी दलित नेता को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी गई है। और बड़ी बात यह है कि लाल सिंह आर भी उन नेताओं में शामिल थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग आए हैं उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य जिन नेताओं का खतरे में पड़ा है बीजेपी में, उनमें लाल सिंह आर भी थे। बिल्कुल, तो एक उनका बड़ा भी काम कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, तो फिर उसे हाथों हाथ प्रदेश संगठन भी लेता हुआ नजर आ रहा है और उन तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मान का कार्यक्रम यहां पर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। बाकी और खबरों के लिए चलिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। मौजूद के हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। पीसीसी चीफ भी हैं कमलनाथ और आज वो गए थे मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसका प्रचार करने के लिए मंदसौर के सीतामऊ में यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ उन्होंने सभा की और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ सर्टिफिकेट शिवराज सिंह चौहान का नहीं बल्कि जनता का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो थी उसने 26 लाख किसानों का प्रदेश में कर्जा माफ़ किया है। कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और साथ में दीपावली मनाई जाएगी, इस बात को भी कमलनाथ कहते नजर आए। तो कमलनाथ जहां जहां जा रहे हैं वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा भी प्रदर्शन कर रहा है और एक बार फिर से ये देखने को मिला, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। कमलनाथ को काफिले को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हटा दिया। लदुना चौराहे पर यह काफिला रोकने की कोशिश की गई थी, काले झंडे दिखाने की कोशिश ये लोग करते नजर आए। तो लदुना चौराहे पर काफिले को रोकने की कोशिश की गई और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाने की कोशिश भी की है कमलनाथ को। इसके पहले जब ग्वालियर के दौरे पर गए थे तब भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके खिलाफ यहाँ मोर्चा संभाला था और यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो जहाँ जहाँ कमलनाथ जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये काले झंडे दिखाने की कोशिश भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से की जा रही है और ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को हटा दिया, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी कहा जा सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे जब दौरे होते हैं तो पहले ही पुलिस ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ काफिले के काफ़ी करीब तक ये कार्यकर्ता पहुँच गए थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं काफिला जो आगे बढ़ रहा था उसमें रुकावट भी देखने को मिली। और ये सब देखिए कि कोरोना काल में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात सारे नेता करते नजर आते हैं, मास्क पहनने की बात करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? उपचुनाव का रण जो है उसमें किस तरीके से धज्जियाँ कोरोना की गाइडलाइन की उड़ रही हैं ये भी आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस को इन लोगों को काबू करने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी।
काले झंडे लेकर पहुंच गए थे। गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाते नजर भी आए। काफिला रोकने तक की कोशिश की गई भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। मंदसौर की तस्वीर, मंदसौर के सीतामऊ पहुंचे थे। सुवासिरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इस पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां कमलनाथ ने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट जनता का चाहिए, शिवराज सिंह चौहान का नहीं चाहिए। ये भी कहा है कि दीपावली कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिवाली हम साथ में मनाएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इस बात का उन्होंने दावा किया और कहा कि इस बात को विधानसभा में सरकार की तरफ से माना गया। पूर्व सीएम कमलनाथ का काफिला जब पहुंचा तो यहां काले झंडे दिखाने की कोशिश बीजेपी युवा मोर्चा ने की और काफ़ी हद तक वो कह सकते हैं कि इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि देख सकते हैं आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि काफिला जब पहुंचा था तो यहाँ कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने गाड़ी को घेर लिया था। और अमूमन ऐसे मामलों में जब पुलिस को खबर होती है तो पुलिस पहले से ही मुस्तैद रहती है, ऐसे लोगों को आसपास फटकने भी नहीं देती, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि काफिले को कुछ देर तक रोका भी गया। और एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। सतना में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन, कांग्रेस विधायक और पीड़ित परिवार के बीच बातचीत हुई और पीड़ित परिवार सरकार की आर्थिक मदद के बाद शव के दाह संस्कार के लिए राजी हुआ है। सतना जिला कलेक्टर और नवागत एसपी ने विधायक के निवास जाकर मामले को शांत कराया और पूरे मामले की न्यायिक जांच के साथ स्पेशल पुलिस की टीम गठित कर अलग से मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। करीब 1 घंटे की बातचीत में जिला प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपए नकद और राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख की आर्थिक मदद मिलने के बाद परिवार राजी हुआ। जिला कलेक्टर ने मृतक की पत्नी को गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के बाहर के डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना है। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार के साथ माननीय विधायक जी के साथ हमने और कलेक्टर साहब ने मीटिंग की है। हमने आश्वासन दिलाया है कि इसके लिए हम विशेष एसआईटी का गठन करेंगे। जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें सतना जिले के कोई पुलिस अधिकारी नहीं होंगे। सतना जिले के बाहर के पुलिस अधिकारियों का विवेचना दल बनाएंगे और विवेचना दल बहुत शीघ्र ही अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। विवेचना के आधार पर जो फैक्ट्स आएंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। शासन स्तर से ही परिवार को जो मांगें थी उस पर विचार किया। आज पुलिस कप्तान खुद आए, जो नवनियुक्त एसपी हैं यहाँ के, अभी चार्ज लेकर वो खुद आए और उन्होंने बात की है और कलेक्टर ने खुद बात की है। हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, बात उन्होंने की है, सहमति उनकी है। हम सिर्फ उनके सहयोगी हैं, हम समाज के सेवक हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, किसकी मध्यस्थता से अब ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरी चीज ये जो अति महत्वपूर्ण है कि अब अंतिम संस्कार को लेकर क्या कोई व्यवस्था वहां पर बनाई गई है कि फिर से कोई विवाद उत्पन्न ना हो? देखिए, गांव में काफी पुलिस बल तैनात था और जैसे ही विधायक के आवास में समझौता हुआ, कलेक्टर एसपी मौके पे पहुंचे और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच जो रास्ता निकाला गया उस पे समझौता बना कि दाह संस्कार किया जाएगा। और आज अभी जो जानकारी मिल पा रही है, दाह संस्कार कर दिया गया है। गांव के ही जो बगीचा है वहां पे दाह संस्कार किया गया है। वहां पे एसपी, कलेक्टर सहित आला अधिकारी भी मौजूद थे, भारी पुलिस बल भी मौजूद था और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे वो भी मौजूद थे। तो अब ये जो पिछले 48 घंटे से लाश रखी हुई थी उसकी मुखाग्नि हो चुकी है और छोटे भाई ने मुखाग्नि दी है और मामला शांत हुआ है। अब सिर्फ पुलिस की जांच पर लोगों को भरोसा है कि जो पुलिस ने आश्वासन दिया है, जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उस पे आगे क्या निकल कर आता है। चलिए, बिल्कुल, यानी कि अब समझा जा सकता है क्या कि पूरा मामला जब सुलझा उसके बाद फिर अंतिम संस्कार को पाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धार के पीथमपुर में चोरों और सुरक्षा कर्मियों के आमना सामना होने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 2 चोरों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। पीथमपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के
मिशन फार्मा कंपनी पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हुई है। यहां पर कंपनी ने सुरक्षा के लिए गार्ड लगा रखे हैं। बीती रात यहां करीब 8 चोर चोरी की नीयत से घुसे, लेकिन मौके पर गार्ड को देखकर 6 चोर तो वहां से भाग निकले, मगर 2 वहां पर पकड़ा गए। इसके बाद पूछताछ के दौरान उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसमें दोनों चोरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सुरक्षा गार्ड भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कौन था? ये 5-7 लड़के जो है एक फैक्ट्री में घुसे थे चोरी करने के लिए, और गार्ड द्वारा उनमें से 2 लड़कों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके साथ मारपीटाई की, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है। अभी पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है और आगे जिस हिसाब से फैक्ट आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कुछ आरोपी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को हमने जो है रात में सूचना दी थी, लेकिन हमें बराबर कोऑपरेट नहीं किया गया। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस इस जॉब पे लग गई है और इसमें जल्दी ही आरोपियों को और आगे की जो कार्रवाई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आखिर कब तक गिरफ्तारी की बात कही जा रही है सुरक्षा कर्मियों की? जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है बीती रात का है। पीथमपुर के SEZ का मामला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है और उस जोन में जो है एक फैक्ट्री बनी हुई थी। हालांकि ये फैक्ट्री काफी दिनों से बंद थी और इसमें जो है चोरी की नीयत से करीब 8 से 10 लोग इसमें घुसते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी को देखकर और सुरक्षाकर्मी से उनकी हाथापाई होती है और सारे लोग इसमें से भाग जाते हैं और सिर्फ 2 युवक जो हैं वो इसमें से बच जाते हैं। इन्हें सुरक्षाकर्मी पकड़ के इतना पीटते हैं कि उन दोनों की मौत हो जाती है। पूरी घटना के बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, पीथमपुर पुलिस, और डेड बॉडी को जो है क्लेम के लिए पहुंचाया गया है। वहीं सुरक्षा गार्ड जो है फिलहाल वो अभी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ऐसा दावा कर रही है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर शिवपुरी से, जहां पर जिला अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड में आग लग गई है। आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहां पर आग लगना बताया जा रहा है। एक मरीज की आग लगने की वजह से मौत हो गई है। जांच में अब प्रशासन जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आइसोलेशन वार्ड में ही आग लग गई। वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ और वेंटिलेटर में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली है। इसे बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है शिवपुरी से, आखिर कैसे यहां पर आग लगी। और चलिए बाकी खबरों और बावरी केस से जुड़े हुए मामले को लेकर बाकी खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बात करेंगे ऐतिहासिक फैसले की जो 28 साल के बाद आया। तो बाबरी विध्वंस मामले में ऐतिहासिक फैसला 28 साल के बाद आज सुनाया गया। लखनऊ की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया और इसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इस मामले में उमा भारती समेत मध्य प्रदेश से जयभान सिंह पवैया को भी आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद गिराने में इन लोगों की कोई भूमिका होने का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी माना कि इन लोगों ने भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश की। इस फैसले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जयभान सिंह पवैया समेत कुल 32 लोगों को बरी कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट रूम से जुड़े। इनके अलावा अन्य सभी 26 आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद थे। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह सत्य की जीत है। तो वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला सवाल खड़े करने वाला है। इस फैसले से कई तरह की शंकाएं होती हैं। अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत महात्मा
वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे, वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि 6 दिसंबर 92 को जो घटना हुई वो नियोजित षड्यंत्र नहीं था। कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमने षड्यंत्र बुना था, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराए, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा होता तो अशोक सिंघल जी मिट्टी से कार सेवा करने की बात नहीं करते। हिंदू अपने ही भगवान के बैठे हुए ढांचे को नहीं तोड़ता, और इसलिए आज उन ताकतों की पराजय है जो आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुओं की आस्था को पददलित करते रहे और हिंदू नेताओं और संतों को दुनिया में बदनाम करने का काम करते रहे। तो कोर्ट ने एविडेंस की भी बात करी, आज वो एविडेंस भी नहीं पेश कर पाई सीबीआई, जो इतने दिन नहीं, कोई जो पक्ष था दूसरा वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, और उसका कारण ये कि दस्तावेज थे ही नहीं। आप अखबारों की कुछ कटिंगों के आधार पर जिसमें इंटरव्यू हमने दिया नहीं है उसको आप सबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन धन्य है भारत की न्याय प्रणाली, मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये चीज़ें सब 28 साल केस चले ही चले और किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं, ये मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आपको बताएं कि कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इनमें से 17 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है इस दौरान इन 28 सालों में। इसके अलावा आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, जय भान सिंह पवैया, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा भी आरोपी थे, जो कि अब आरोपों से बरी हो चुके हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने इस पर ट्वीट भी किया। जब फैसला आया तो इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले के आने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखी और कहा कि आज एक बार फिर से सत्य की जीत होती है। भारतीय न्यायपालिका की जय। अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। तो सभी आरोपी बरी कर दिए गए। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह, इन सभी को बरी कर दिया गया। कुल 32 आरोपी जो जीवित हैं सभी को बरी कर दिया गया। इस दौरान आपको बताएंगे वो कुल 49 आरोपी बनाए गए थे, 17 आरोपी इस दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी 32 आरोपी सभी को बरी कर दिया गया। साक्षी महाराज, रामविलास वेदांती, उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, लल्लू सिंह, ऐसे कुल 32 आरोपी थे, सभी को बरी कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश से उमा भारती और जय भान सिंह पवैया का भी नाम था। साध्वी रितंबरा को भी बरी कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, सभी को बरी कर दिया गया। और चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत।
बॉलीवुड में फिर खड़े होने की शक्ति, प्रसून जोशी ने लिखा आलेख। news18.com की वेबसाइट पर उन्होंने आलेख लिखा। मौजूदा मुश्किलों से उबरने के उन्होंने उपाय बताए। सिनेमा को समृद्ध बनाने के उन्होंने नुस्खे दिए हैं। तो सुप्रसिद्ध गीतकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने हिंदी.news18.com की वेबसाइट पर एक लेख लिखकर बॉलीवुड को मौजूदा मुश्किलों से उबरने के उपाय बताए हैं। अपने लेख में प्रसून जोशी ने दावा किया है कि उनके उपायों से न सिर्फ बॉलीवुड को संक्रमण काल से निकलने में मदद मिलेगी, बल्कि वर्तमान सिनेमा को भी समृद्धि हासिल हो सकती है। और पुनीत जी हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।